डिबेट में आप सभी का स्वागत है। और हम लोग टॉपिक डिस्कस करें, पॉलिटी का टॉपिक है संघीय न्यायपालिका और उच्चतम न्यायालय, यूनियन जुडिशरी और सुप्रीम कोर्ट। देखिए, न्यायपालिका भारतीय शासन प्रणाली का तीसरा आधारभूत स्तंभ है। यद्यपि भारतीय शासन प्रणाली संघीय है, किंतु यहाँ एकीकृत न्यायपालिका का प्रावधान किया गया। ये पूछता है क्वेश्चन कि हमारा न्यायालय जो किस तरह का प्रक्रिया है वो एकीकृत न्यायपालिका कैसा है? एकीकृत न्यायपालिका है। भारत में न्यायपालिका की संरचना पिरामिड की समान है। कैसे है? पिरामिड के समान है, जिसमें शीर्ष स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय है, तत्पश्चात उच्च न्यायालय है और निम्न स्तर पर अधीनस्थ न्यायालय या व्यवहार न्यायालय। मतलब नीचे हो गया अधीनस्थ न्यायालय, फिर ऊपर हो जाएगा उच्च न्यायालय और सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय पढ़ते हैं हम लोग। भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से लेके 147 तक सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान का भाग 5 जो है उसमें 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं और 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। कुल न्यायाधीशों की निर्धारित संख्या 34 है, जो कि अनुच्छेद 124(1) के अनुसार न्यायाधीशों की संख्या जो किसके अनुच्छेद के अनुसार है? 124(1) के अनुसार है। और संविधान भाग 5 में अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है। देखिए, मूल संविधान में एक मुख्य न्यायाधीश एवं 7 अन्य न्यायाधीश सहित सर्वोच्च न्यायालय को कुल 8 न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई थी। देखिए, संविधान जब बना था उस टाइम में 8 को न्यायाधीश का था बात। एक हो गया मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश, इस मिला के 8 को था टोटल। लेकिन जब एक है मुख्य न्यायाधीश, 33 अन्य न्यायाधीश, 34 है। 34 सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ, जिसको बोलते हैं एडहॉक, न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है यदि न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों की गणपूर्ति प्राप्त ना हो। तो मतलब गणपूर्ति का मतलब क्वारम प्राप्त ना हो। एडहॉक पे क्या करते हैं? नियुक्ति करते हैं। एडहॉक पे हम लोग बहाल होते हैं ना कॉलेज सब में। एडहॉक पे कि कुछ दिन के एडहॉक पे बहाल हो गए। हाँ, जैसे मतलब एडहॉक पे कोई बहाल हो गया, जब तक शिक्षक का पूर्ति नहीं हो पा रहा या प्रोफेसर की पूर्ति नहीं हो पा रहा, तब तक किसी को एडहॉक पे बहाल कर दिया जाता कुछ समय के लिए। न्यायाधीशों पर महाभियोग। देखिए, इम्पेचमेंट ऑफ जज। देखिए, न्यायाधीशों को दुर्व्यवहार अथवा अक्षमता या कदाचार के आधार पर पद मुक्त करने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया अपनाई जाती है। यह प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए लोकसभा के न्यूनतम 100 या राज्यसभा के न्यूनतम 50 सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति को संबोधित एक प्रस्ताव लोकसभा के अध्यक्ष अथवा राज्यसभा सभापति को सौंप दिया जाता है। मतलब यदि किसी न्यायाधीश पर महाभियोग लगाना होगा तो लोकसभा का 100 सदस्य होना चाहिए या राज्यसभा का 50 सदस्य होना चाहिए। और दोनों का संबोधित पत्र कहाँ जाएगा? राष्ट्रपति के पास जाएगा, या तो राष्ट्रपति के पास जाएगा या तो राज्यसभा के इसके सभापति के पास जाएगा। उसको आपको सौंपना होगा उसके महाभियोग के लिए। किसके महाभियोग के लिए? न्यायाधीशों के महाभियोग के लिए। न्यायाधीश का जो महाभियोग लगाया था, हाँ, तो मान लीजिए किसी भी सदन में लगा सकता है। दोनों सदन से पारित होगा तब होगा। नहीं, न्यायाधीश पर बोल रहे हैं। न्यायाधीश पर, हाँ, उसी पर न्यायाधीश में भी होता है, नहीं होगा जैसा राष्ट्रपति में होता है। हाँ, नहीं होगा। पूछ रहे हैं न्यायाधीश में होता है। लोकसभा का न्यूनतम 100 गो, राज्यसभा का 50 गो होना ही चाहिए। दोनों में पारित होगा तब उसके तभी होगा। हाँ, एक सदन में पारित होने से नहीं नहीं। होगा। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय की स्थापना तो हो जाएगा, मनमानी नहीं हो जाएगा तब इसका लेकिन जो मंत्री है लोकसभा का। यहाँ तो या बोल रहा है। नहीं, ठीक है, ठीक बोल रहा है, समझ गए। उच्चतम न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई थी। उच्चतम न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई थी। स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कन्या थे। हेलो, हाँ, कहाँ तक लिए? फेक छै बनल। अरे 80 रहा ना, रियल टेबे करते 80 से कहीं सब करे। 3 में फोन करो तो उठवा पड़े। देखिए, उच्चतम न्यायालय का स्थापना जो है आपको 28 जनवरी 1950 को हुआ था। उच्चतम न्यायालय का स्थापना कब हुआ था? 28 जनवरी 1950 को हुआ था। स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कन्या थे।
उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल हीरालाल जी कन्या थे, जो 26 जनवरी 1950 से 6 नवंबर 1951 तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहे। न्यायाधीशों पर महाभियोग की प्रक्रिया संसद के एक ही सत्र में पूर्ण होनी चाहिए। आप देखिए यहाँ 2 सदन नहीं नहीं, सदन अलग चीज, सत्र यहाँ बात कर रहा है। सत्र शादी का के है। एक ही सत्र। मान लीजिए क्या सत्र क्या होता है अभी देखिए। संसद में क्या सब आता है? राज्यसभा नहीं आता है, लोकसभा नहीं आता आता है, है तो फिर सत्र एक होता है, सत्र चलेगा, 3 सत्र दोनों में होता चलना है। चाहिए। 3 सत्र, एक ही सत्र फाइनल होना अच्छा, चाहिए। अच्छा, वो सत्र होता हाँ, है। समझ गए, ठीक है। वही सत्र जैसे मानसून चल रहा है, तो वही एक ही सत्र में जो है ना पास होना चाहिए। हाँ। समझ गए, चलिए, कोई उसका जो कार्यकाल होता है ऐसा नहीं कि लोकसभा में कुछ अलग सत्र लेगा, राज्यसभा में अलग सत्र ले लेगा। नहीं जी सर, हाँ, वही एक सत्र होना चाहिए। ग्रीष्मकालीन सत्र अभी हाँ, तक उच्चतम न्यायालय के किसी भी महाधीश को उसके पद से महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया नहीं गया है। बाद 28 देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से जुड़े विभिन्न प्रावधान। न्यायाधीशों की अर्हताएं देखिए, क्वालिफिकेशन ऑफ जज, वह भारत का नागरिक हो, बात सही बात है। 1 या 2 से अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार 5 वर्षों तक न्यायाधीश रहा हो, अथवा 1 या 1 से अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो, अथवा राष्ट्रपति की दृष्टि में प्रसिद्ध विधिवेता हो, मतलब कानून का ज्ञाता हो। न्यायाधीशों की नियुक्ति, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ये सभी हम लोग जानते हैं। उच्चतम न्यायालय का अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं संबंधित उच्च न्यायालय के परामर्श पर की जाती। देखिए, मुख्य न्यायाधीश का नियुक्ति तो राष्ट्रपति करते हैं, उसके साथ अन्य न्यायाधीश जो होते हैं वो राष्ट्रपति उसके भी नियुक्ति करते हैं, लेकिन वो मुख्य न्यायाधीश के सलाह मशविरा करके हाई कोर्ट में वो करेगा। नहीं नहीं, सुप्रीम कोर्ट में ही। सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट में आएंगे ना, सुप्रीम कोर्ट में ही। भी वही है। हाई कोर्ट में भी यदि न्यायाधीश का नियुक्ति करता है ना, तो उसमें मुख्य न्यायाधीश का सलाह लेता भी है। वहाँ को लेता है, वहाँ भी नहीं ना, हम शपथ देखिए, मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेते हैं। पदावधि, टर्म ऑफ ऑफिस क्या है? सभी न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश सहित 65 वर्ष की आयु तक पद धारण करते हैं। हालांकि कोई भी न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए अपने कार्यकाल से पूर्व भी त्याग पत्र सौंप सकता है। वेतन, भत्ते और पेंशन, न्यायाधीशों को पेंशन एवं भत्ते भारत की संचित निधि से भारित होते हैं, या मतलब संचित निधि से प्राप्त होता है। तो इसमें 2-3 टर्म हम लोग पढ़े हैं। उच्चतम न्यायालय का स्थापना कब किया गया? 28 जनवरी 1950 को। उच्चतम स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जी कन्या थे, जिसका कार्यकाल जो है 26 जनवरी 1950 से लेके 6 नवंबर 1951 तक रहा है। न्यायाधीशों की जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो एक ही सत्र में पूरी होनी चाहिए। न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है उसमें उसका उम्र जो है 65 वर्ष, क्या कहते हैं, उसका जो रिटायरमेंट 65 वर्ष तक वो ले सकते हैं। और उसका जो क्या कहते हैं, उसका उम्र कितना होना चाहिए? उम्र कितना होना? बोलिए। इनका ये कहना है, क्या कहना है? बोले मतलब जैसे कि मैं मतलब सुप्रीम कोर्ट स्थापना हो उससे पहले मुख्य न्यायाधीश बन सकता है। क्या हुआ? उससे पहले कहने का मतलब स्थापना 28 जनवरी बन 1950 सकता स्थापना है। हुआ है। 28 जनवरी किसका था? 1950 को स्थापना हुआ। स्थापना ठीक। हुआ, 26 जनवरी को मुख्य न्यायाधीश बन गया है। बन गया ऐसा क्या? हो सकता है पहले बन गया होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता। हाँ, हाँ। ये तो ये तो उस नहीं, बात सही है। 28 जनवरी 1950 को बात सही है। ये स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जी कन्या जो 26 हाँ, ऐसा बात सही है। देखिए, बता सकते हैं क्यों। उच्चतम न्यायालय का स्थापना मतलब क्या? उच्चतम न्यायालय बाद में बना, उसका पद क्या कहते हैं, उसका पद जो है अति कर लिया गया। पहले मतलब अति कर लिया। हाँ, पद सृजित कर दिया गया। इसमें कौन बड़ा बात है? हो सकता है, पद सृजन कर सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हो सकता है, तो भारी बात इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब? लेकिन एक चीज ये भी है ना, सुनिए ना, यहाँ पर स्वतंत्र भारत का नाम बोल रहा था। वही सुनिए ना, स्वतंत्र भारत का मुख्य न्यायाधीश पहला है। हाँ, लेकिन उससे पहले तो क्या कहते हैं, होगा कोई होगा इसमें ना वो बात नहीं कह रहा है। उच्चतम न्यायालय की स्थापना। अच्छा, डेट को ठीक है, 28 जनवरी 1950 ठीक है। देखिए, इसमें डेट को चर्चा कर देंगे आगे, क्लियर कर समझिए। सर्वोच्च न्यायालय के जताधिकार और शक्तियां, पावर्स और जुडिसिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। भारत का सर्वोच्च न्यायालय मूल अधिकारों का संरक्षक तथा संविधान का अंतिम व्याख्याकार, फाइनल इंटरप्रेटर होता है। मूल अथवा आरंभिक अधिकारिता और ओरिजिनल जस्टिफिकेशन जुडिक्शन। सर्वोच्च न्यायालय की मूल या आरंभिक क्षेत्राधिकार का अर्थ है कि सर्वोच्च के संविधान के अनुच्छेद 131 के अंतर्गत किसी वाद लिटिगेशन का प्रारंभ सर्वोच्च न्यायालय में ही होगा। सर्वोच्च न्यायालय की मूल या आरंभिक क्षेत्राधिकार का अर्थ है कि संविधान के अनुच्छेद 131 के अंतर्गत किसी वाद जिसको लिटिगेशन का प्रारंभ सर्वोच्च न्यायालय में ही होगा। उसका उम्र दिया है।
इसका क्या? नहीं इसका? 65 वर्ष तक ये पद धारण कर सकते हैं। देखिए इसमें जो दिया है हाँ। 28 जनवरी 1950 का योग्यता कितना होगा? इसका आप देखिए बताइए। अब सही बात है तो सुप्रीम कोर्ट में जो है ये जो है ना 28 जनवरी 1950 को भारत के एक संप्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बनने के 2 दिन बाद उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन होता है। इसका उद्घाटन पुराने संसद भवन के नरेंद्र मंडल में हुआ था, जहाँ 1937 से 1950 दिन तक बाद दिया है। 2 दिन बाद बना अति किया लेकिन पहले हो गया पहले 26 जनवरी को बना उद्घाटन करना है 28 जनवरी का। ये वो तो मतलब कलकत्ता में न्यूनतम न्यायालय का एज स्थापना कितना हुआ होना था। चाहिए इसमें कितना ये कहना है किस न्यायाधीश का न्यूनतम एज कितना होना चाहिए? बनने के लिए 35 इसमें लेकिन नहीं दिया। हेलो न्यायाधीश का जो है न्यायाधीश से कोई उम्र सीमा नहीं, 35-65 वर्ष तक आयु तक वो बन सकता है। नहीं लेकिन मिनिमम एज कितना कितना मिनिमम एज कितना होना चाहिए? मिनिमम 35 आपको से जो है कम ना क्या हो? न्यायाधीश आप बन ही नहीं सकिएगा, न्यायाधीश वहाँ बन ही से नहीं पाइएगा। कम से कम जो है ना 5 आप साल। इधर से ना इधर से जॉब कीजिएगा तब ना, अच्छा इधर से 5 कैसे साल करते इधर से हैं? 5 साल हाई कीजिएगा, कोर्ट करिएगा। 5 साल 10 साल कीजिएगा तब ना। कैसे होगा? उसका उम्र कैसे निर्धारण करेगा? बताइए। उम्र निर्धारण उसमें नहीं करेगा जिसमें इसमें उम्र निर्धारण कोई अच्छी है ना। इधर पहले आप इधर का जॉब इधर का criteria पूरा बताओ आगे बढ़िए। इधर प्रक्रिया टाइम लग जाएगा। रीट जुरिस्डिक्शन देखिए, रीट अधिकारिता मर जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं तो 65 वर्ष तक आप जाओ। संविधान के देखिए रीट अधिकारिता संविधान के अनुच्छेद 32 में सर्वोच्च न्यायालय को रीट अधिकारिता की प्रदान की गई है। इसके अंतर्गत उसे नागरिक के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए 5 प्रकार की रीटें जारी करने की शक्ति है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस ठीक है, परमादेश, प्रतिषेध, प्रोहिबिशन और उत्प्रेषण, और उसके बाद अधिकार परीक्षा, क्यों वारंटो, समझे ना। ये देखिए 5 प्रकार का रीट जारी करने का अधिकार है किसको? सर्वोच्च न्यायालय को। सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार की रीट जारी कर सकता है। हाईकोर्ट भी कर सकता है। हाँ, हाँ, ये तो करता है, दोनों करता है। न्यायालय का जब बात करेंगे तो सब हो जाएगा। इसका सुप्रीम कोर्ट का हो जाएगा आपको कितना अनुच्छेद है जी? कौन सी? 124 है और उसका 32 है। इसका सुप्रीम कोर्ट का 32 है। सुप्रीम कोर्ट का 32 है। उसका 224 हाई होगा। कोर्ट का उसका 224 हो सकता है। रीट आगे जारी देखना करने पड़ेगा, का देख लेते हैं उसका तो होता होगा। इसका देखिए, इसका रीटे वाला चाहिए। 226 है इसका। 220 है। हाँ, 226 उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय का 32। सरकारी है। सर्वोच्च न्यायालय के 32, एक 226, एक 224 से लेकर कते तक से? हाँ, 214 तक 232 तक। हाँ, और 226 चेक रीट जारी करेगा। अच्छे ना, यही तो है रीट 226 है यहाँ पे। उच्च न्यायालय, उच्च हाई कोर्ट। न्यायालय वाले और 32 बैच देता है। इसका 32 है। हाँ। मतलब देखिए, सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय रीट जारी करेगा कौन सा अनुच्छेद के द्वारा? अनुच्छेद 32 के द्वारा। वो 5 तरह का रीट जारी कर सकता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, आप किसी को यदि बंदी बनाए हैं तो क्यों बनाए, कैसे बनाए, वो प्रावधान देना पड़ेगा। परमादेश, क्या आपको आदेश हम दिया आदेश जाता देते हैं। है, हम आदेश देते हैं कि आप इस पद पे रह के कुछ गरिमाओं को भूल रहे हैं। प्रतिषेध, मना। उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षण, नाम स्पष्ट है। क्यों वारंटो, क्यों वारंट लिखा लेके आए, क्यों गिरफ्तार हमको किए हैं? नहीं गलत तरीका यदि सजा दे देता है ना नहीं, तब नहीं, क्यों वारंट का मतलब यही हुआ। नहीं, क्यों वारंट का मतलब जानते क्या हुआ ये है? होता है यदि आप क्या कहते हैं होता है कि गलत तरीका से सजा तो बात की बात है देता सर, सजा तो बात की सजा बात। देने पर जो है ना सजा जब दे देता है उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो है उसको बोलता है कि आप किस आधार पर इसको सजा दिए, उसके लिए ये है प्रतिषेध का था। देखिए, अपीलीय अधिकारिता, एपीलेटर डिस्ट्रिक्शन, सर्वोच्च न्यायालय सिविल तथा आपराधिक, क्रिमिनल सभी तरह के मामले में अपील का अंतिम न्यायालय है। सलाहकारी अधिकारिता, अनुच्छेद 143 के अनुसार यदि राष्ट्रपति के समक्ष विधि, लॉ या तथ्य, फैक्ट का कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हो तो जो सार्वजनिक का महत्व का हो तो उसे राष्ट्रपति उस प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय के सलाह से मांग सकता है। परंतु सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई सलाह मानने के राष्ट्रपति बाध्य नहीं होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय सलाह दे दिए हाँ इस चीज सही बात है, लेकिन फिर राष्ट्रपति का मन होगा तो मानेंगे, नहीं मन होगा तो नहीं मानेंगे। सलाह लेगा लेकिन हाँ, हम नहीं न्यायिक पूर्वालोकन की शक्ति, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, फिर से रिव्यू करने का उसको अधिकार है अनुच्छेद 137 के अंतर्गत, समझे। देखिए, सलाह अधिकारिता अनुच्छेद 143 है
और न्यायिक पूर्वावलोकन कितना है? 137 है। सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने का राष्ट्रपति का। सर्वोच्च न्यायालय विधायिका, संसद एवं विधानमंडल द्वारा पारित विधियों की संवैधानिक की जांच कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 13, 32, 132, 133 के द्वारा न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है। ये बहुत दिव्या है। सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 13, 32, अच्छा, विधानमंडल में 132, 133, हाँ बोलिए। विधानमंडल में कौन कौन रहते हैं? विधायिका जो कानून संसद एवं बनाएगा। विधानमंडल। विधायिका तो कानून नहीं बनाता है। हाँ? विधायिका का काम है कानून बनाना, सर्वोच्च न्यायालय का विधायिका। तो संसद में तो हम लोग जानते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, तीन को आता है राज्य विधानमंडल में विधानमंडल में आपको ये हो जाएगा, क्या बोलते हैं, विधानसभा और विधान परिषद होता है, विधानसभा और राज्यसभा, विधान परिषद। हाँ, एगो विधानमंडल होता विधानसभा है। और विधान विधानमंडल में ही परिषद। दोनों आता है। हाँ, विधानमंडल में हो जाएगा विधानसभा और विधान दोनों परिषद। मिलकर जो है ना कानून बनाएगा, ये संसद भी कानून बनाएगा, उसके द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 13, 32, 132, 133 के द्वारा न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है। अभिलेख न्यायालय के रूप में सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 129 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए सभी निर्णयों को साक्ष्य के रूप में सुरक्षित रखा जाता है। मतलब 129 के तहत जो है, अनुच्छेद 129 के तहत जो है, जो भी कुछ कानून प्रक्रिया बना है या जो भी कुछ फैसला होने वाला या हुआ है, उसको साक्ष्य के रूप में रखता है। वो अनुच्छेद 129 के तहत। ऐसा मामला है तो निकाल के देख लें। हाँ, देखेगा। हाँ, अच्छा, अभिलेख न्यायालय वही हुआ। उसी वही पे होगा, केंद्रीय में होगा, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट। अभिलेख हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में ही होगा, यहाँ भी सुप्रीम कोर्ट है, में। यहाँ भी होगा। यहाँ भी होगा। यहाँ भी होगा। 129 के तहत वहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय में है, यहाँ भी एक, हाँ यहाँ भी हाईकोर्ट में एक, कुछ होगा तो उसका यहाँ भी मतलब? कुछ है, आगे बढ़िएगा तो मिल जाएगा आपको। देखिए, तो ये था आपको सर्वोच्च हाँ। न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय जो था, इसका कहाँ से कहाँ तक था? 124 से लेकर 147 था। ठीक है, इसमें ये कितना न्यायाधीश है? टोटल 34 है। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश है, 33 अन्य न्यायाधीश है। प्रथम न्यायाधीश कौन थे? स्वतंत्र भारत के हीरालाल जे कन्या थे। ठीक है, अभी तक किसी भी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश पर आगे प्रक्रिया नहीं लगाया गया है। वो 65 वर्ष तक अपनी नियुक्ति करवा सकता है, वो ठीक है। उसके बाद जो आपको वाद विवाद का जो है प्रारंभ सर्वोच्च न्यायालय में ही होगा। वो कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 131 के अंतर्गत आता है। सर्वोच्च न्यायालय में रीट जारी करने का प्रावधान कौन सा अनुच्छेद तहत है? अनुच्छेद 32 है। ठीक है, उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ही रिपीट कर रहे हैं भाई। सर्वोच्च न्यायालय रिपीट, उसमें कहाँ गए? उच्च न्यायालय में गए कहाँ हैं? सर्वोच्च न्यायालय का डिस्कशन कर रहे हैं फिर से सरसरी निगाहों से। आपको हम इस तरह छेड़ेंगे, हिस्ट्री पॉलिटी, हिस्ट्री पॉलिटी और हिस्ट्री पॉलिटी ही पढ़ेंगे। देखिए, रीट जारी करने का प्रावधान अनुच्छेद 32 के तहत है, जिसमें 5 तरह का रीट जारी करता है: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश और प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। ये 5 तरह का रीट जारी करता है। उसके बाद देखिए, सलाहकारी अधिकारिता, ये अनुच्छेद 143 के अंतर्गत आता है। सलाहकारी अधिकारिता जो अनुच्छेद 143 के अंतर्गत आता है, ये भी उच्चतम न्यायालय में ही है। उच्चतम न्यायालय सलाह लेगा। हाँ, न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति कितना? अनुच्छेद 137 है। चलिए, पूछता है क्वेश्चन कि न्यायिक पूर्वावलोकन के लिए कौन कौन सा अनुच्छेद का प्रयोग करता है सर्वोच्च न्यायालय? तो 13, 32, 132, 133, 13, 32, 132, 133, 13, 32, 132, 133, 13, 32, 132, 133, 13, 32, 132, 133। याद हो गया ना? क्या है? ये है आपको सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 132, अनुच्छेद 133 के द्वारा न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है। तो चाहेगा तो केस को पलट के देख सकता है। हर एक केस को वो न्यायिक रिव्यू करेगा। कौन सा अनुच्छेद के द्वारा? ये सब अनुच्छेद जो पढ़े हैं 32, 132, 133 के द्वारा। हाँ, बढ़िया है, याद है। अनुच्छेद 129 के द्वारा जो है वो अभिलेख न्यायालय, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का प्रावधान दिया गया। अनुच्छेद 129 के तहत जो है अभिलेख न्यायालय, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का प्रावधान दिया गया है। उस उच्च न्यायालय भी था। हाँ, ये डिस्कशन में नहीं। उच्च न्यायालय देखिए, उच्च न्यायालय अनुच्छेद 214 में प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 231 के अनुसार संसद विधि बनाकर 2 या 2 से अधिक राज्यों तथा किसी संघ शासित प्रदेश के लिए एक ही उच्च न्यायालय का स्थापित कर सकती, जो कि अभी भी है। 2 राज्य के है ना? 2 राज्य के लिए केंद्र शासित प्रदेश के लिए हो सकता है एक उच्च न्यायालय।
वर्तमान में देश में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। दिल्ली एवं जम्मू कश्मीर दो ऐसे संघ शासित क्षेत्र हैं जिसका अपना उच्च न्यायालय है। दिल्ली और जम्मू कश्मीर, दिल्ली और जम्मू कश्मीर जो ऐसे संघ शासित क्षेत्र हैं जो कि अब संघ शासित क्षेत्र रहे नहीं, ठीक है ना। इसका अपना क्या है, उच्च न्यायालय है। देख लीजिए कलकत्ता का कब हुआ था स्थापना? 1862 में कलकत्ता हाईकोर्ट कब स्थापना हुआ था? हाईकोर्ट था, ठीक है ना। कलकत्ता, बम्बई और मद्रास, कलकत्ता, मुंबई, मद्रास का 1862 में, मद्रास 1862, इलाहाबाद 1866, इलाहाबाद 1866, कर्नाटक 1884, और कुछ याद रहे नहीं लेकिन पटना याद रहना चाहिए 1916, पटना 1916, पटना 1916, पटना जो 1916, पटना बिहार। जम्मू कश्मीर 1928, जम्मू कश्मीर 1928, मध्य प्रदेश 1956, पंजाब और हरियाणा 1947, पंजाब और हरियाणा 1947, गुवाहाटी 1948, गुवाहाटी 1948। बोलिए उच्च न्यायालय का अनुच्छेद जो है कहाँ से कहाँ तक है? 214 से लेके 232, 214 से लेकर 232। देखिए उच्च न्यायालय का अधिकार, रीट शक्ति जो है उच्च न्यायालय को, जिस तरह से हम लोग सर्वोच्च न्यायालय के बारे में पढ़े थे कि अनुच्छेद 32 के द्वारा किया गया था, उसी तरह उच्च न्यायालय के लिए अनुच्छेद 236 के द्वारा 226 के द्वारा सॉरी 226 के द्वारा जो है रीट शक्ति जारी करने का अधिकार है। उच्च न्यायालय द्वारा मूल अधिकारों की रक्षा के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश। हाँ, ये भी प्रश्न बन सकता है कि रीट जारी क्यों किया जाता है? गलत फैसला हो जाने रीट जारी क्यों किया जाता है? हाँ, गलत निर्णय देने के कारण जो है, नहीं देखिए उसमें अलग अलग रीट है। गलत निर्णय होगा, लेकिन इसका सबसे मेन सटीक जो आंसर होगा वो आप होगा किसी भी न्यायालय के द्वारा जो रीट जारी किया जाता है, चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय हो या उच्च न्यायालय हो, मूल अधिकारों की रक्षा के लिए, मूल अधिकारों की रक्षा के लिए जो है रीट जारी किया जाता है। मूल अधिकार के उसी में सब आ गया। एक चीज है, समझ में आ रहा है? आप लोग लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, चलिए। हाँ बचाओ, पढ़ रहे हैं। देखिए गुवाहाटी 1948, देखिए उड़ीसा 1948, राजस्थान 1949, याद रहेगा नहीं फिर भी पढ़ लेना। आंध्र प्रदेश 1954, केरल 1956, गुजरात 1960। हाँ, आंध्र प्रदेश के बारे में बोल दें। आंध्र प्रदेश जो है ना यहाँ पर सही है लिखा हुआ, ये पूछना चाह रहा है। 54, आंध्र प्रदेश 54, ठीक है। अमरावती हो जाएगा लेट, 2019 में अमरावती लेट हुआ है, सुनिए अमरावती बाद में हुआ। सुनिए ना, कौन किसका? 2000 जो है ना 19 अभी ले रहा है। क्या चीज का? अमरावती होगा तब 19 होगा जी। अमरावती जब अमरावती हाईकोर्ट ना होगा तब हाँ, अमरावती हाईकोर्ट कहे ना वहाँ पे चेंज हुआ ना, तेलंगाना अलग हो गया, अमरावती अलग हो गया। अमरावती में अमरावती 19 हो जाएगा। ये आंध्र प्रदेश तब हाँ, ये आंध्र प्रदेश मतलब पहले का है, ठीक है ना। अमरावती पहले हाँ जो अमरावती हाईकोर्ट आएगा तब आपको 2019। हाँ, अमरावती जो है ना अब चेंज हुआ ना, ये आंध्र प्रदेश का नाम भी चेंज हो गया है, तेलंगाना सीमांध्र हो गया है जी। तेलंगाना हाँ, सीमांध्र है अगले। सुनिए तेलंगाना हाईकोर्ट है, सुनिए ना तेलंगाना हाईकोर्ट है कि हैदराबाद हाईकोर्ट है? तेलंगाना का जो है हैदराबाद में है, उसका राजधानी हैदराबाद में हाईकोर्ट है। तो हैदराबाद हाईकोर्ट हुआ, हाँ, तेलंगाना हाईकोर्ट नहीं हुआ है। तेलंगाना तो राज्य है जी। तो राज पटना राज्य है, पटना में नहीं है हाईकोर्ट। पटना राज है, पटना अपना बिहार राज्य, बिहार जिला है, जिला सभी राज्य पटना जिला है कि राज्य है। निम्नलिखित में किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है? बिहार का राजधानी कहाँ? पटना। तो राजधानी हो सुनिए। गया। अच्छा निम्नलिखित में किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? अच्छा, भागीरथी, विष्णु गंगा, मंदाकिनी, अलकनंदा। बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। भागीरथी का अलकनंदा होना चाहिए। बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर अलकनंदा। टॉपिक चेंज क्या करते? पढ़िए इधर पढ़िए, यहाँ टॉपिक को तो भटकिए मत। देखिए गुजरात 1960, दिल्ली 1966, हिमाचल प्रदेश 1967, सिक्किम 1975, छत्तीसगढ़ 2000, उत्तराखंड हाँ छत्तीसगढ़ 2000, उत्तराखंड 2000, झारखंड 2000, मेघालय 2013, मणिपुर 2013, त्रिपुरा 2013, तेलंगाना 2018, तेलंगाना 2018। देखिए इसमें मुख्य रूप से याद कर लीजिए, सबसे अंतिम वाला तेलंगाना 2018, ठीक है, याद कर लीजिए तेलंगाना 2018 याद कर लीजिए। अब पटना 1916, पटना 1916, कलकत्ता याद कर लीजिए 1862, कलकत्ता 1862, पटना 1916 और तेलंगाना 2018। पंजाब हरियाणा में 47। हाँ, पंजाब हरियाणा में 47। देखिए
देखिए देखिए अपीलीय न्यायालय देखिए रीट शक्ति उच्च न्यायालय हाँ यही तक ना है हाईकोर्ट तक था यही तक था यही तक टॉपिक तो यही है टॉपिक तो यही है उच्च न्यायालय वाला पूरा पढ़िए दीजिए उच्च न्यायालय पर रहते हैं ना बहुत तो बहुत बहुत उच्च न्यायालय के फिर से स्टार्ट करिए पहले से मारते उच्च न्यायालय का अधिकार कुछ बोलना है बोल दीजिए। किसी कहीं हेलो हेलो कुछ बोलना है सारी बाढ़िए सारी दीजिए कुछ बोलना सही मैट दिया बोलिए मैट दीजिए ना कह दीजिए देखिए आप लोग इसका सही होगा समझे हादसों के खौफ से बोल दीजिए हादसों के खौफ से मुस्कुराना छोड़ दें जलजलों के खौफ से घर बनाना छोड़ दें वाह दूसरा सुनाइए या छोड़िए चलने लगा अच्छा नहीं लगा चलने लगा तो ये के लेने बोल दी क्या जा रहे हेलो सुना दे रोकते हैं निकालते हैं रिकॉर्ड होने बढ़िया था वैसे लेकिन हादसों के डर से जो है ना मुस्कुराना नहीं छोड़ना चाहिए और मुश्किल के डर से घर नहीं बनाना चाहिए मुश्किल है तो घर बने टूटेगा फिर बनेगा जी जी पढ़िए आप भी बोलिए जोर से बोलिएगा जोर से बोलिए बढ़िया करो ना कहते हैं कि ठोकरें खा के भी अच्छा संभले तो मुसाफिर का नसीब वरना पत्थरों ने तो अपना फर्ज निभा ही दिया। अच्छा वाह क्या बात है क्या बात अरे जोश में उदाहरण तू तो अरे एक सुनिए ही ना। पेड़ देला तू अरे सुनिए सब एक ही सबसे एक ही लाइन है समझे ना तकलीफ तो बहुत सारे लोगों को तकलीफ है अभी हजार गम है खुलासा कौन करे हजार गम है खुलासा कौन करे मुस्कुरा देता हूँ तमाशा कौन करे वाह 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 क्या बात है कुछ संदेश देना है तो सभी लोग आज रिजल्ट आने वाला है इसके बारे में कुछ कहिए देखिए जो भी भाई बहन जो भी एग्जाम यूपीएससी तैयारी का दिए थे एग्जाम तैयारी उसमें का। मैं भी हूँ और ये सभी भाई भी हम हमारे साथ जो एग्जाम दिए थे सभी लोगों को जिसके हाथ सफलता हाथ लगेगी वो भी और जिसके सफलता हाथ नहीं लगेगी वो भी सभी लोग मुस्कुरा के जिए क्योंकि जिंदगी हम मेरे हिसाब से कितनों तकलीफ है ना ये हम मेरा स्टेट बदल चुका है आप लोग भी बदलिए परिवार को खुश करने के लिए या कहीं भी हालात को खुश करने के लिए सिर्फ नौकरी ही साधन नहीं है हाँ ये जरूर है कि हम नौकरी के चलते पढ़ रहे हैं लेकिन हमारा एक ये भी होना चाहिए कि हम नौकरी करें ना करें एक अच्छा इंसान जरूर बने बिल्कुल और सही एक अच्छा इंसान सिर्फ नौकरी करके ही नहीं एक सामाजिक जीवन में बहुत सारे तरह कार्यों से भी कर सकते हैं जिनके हाथ लगेगी उनको भी धन्यवाद उनको बधाई जिनके साथ सफलता नहीं आएगी आज तो उनको आगे संघर्ष करना है उनके लिए भी बधाई क्योंकि वो आगे और बढ़ेंगे बहुत बढ़िया आज के बाद कमेंट कीजिए चलिए हो गया कुछ बोलना है छोड़िए